नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहाँ इस पेशे की हर अच्छी बात तेज़ गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है। मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। जब वो कहे कि वह उच्च स्तरीय पत्रकारिता करना चाहता है, तब ऐसा दावा करने वालों को ज़रा संदेह की निगाह से देखिए। गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। अगर इसका मतलब किसी भी रूप में वही है, तब आप एक बार फिर से झांसे में आने वाले हैं। इस वक्त अपने संस्थान को लेकर कुछ खास नहीं कहना चाहता, क्योंकि भावुकता में आप तटस्थ नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं। एनडीटीवी में 26-27 साल गुजारे हैं। इतनी लंबी यात्रा के अपने उतार चढ़ाव भी हैं। अनेक साथी, वरिष्ठ, कनिष्ठ सब शामिल हैं। कितने लोगों ने साथ दिया है। इन अनुभवों के बारे में कभी भी वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं बोला जा सकता, और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार तथ्यों के साथ भावनाएं मिल जाती हैं और भावनाओं के तूफान में बहुत सारे तथ्य छूट जाते हैं। बेहतर है कि इसे संक्षिप्त ही रहने दिया जाए। जो आदरणीय शख्स हैं उन्हें मैं याद कर ही रहा हूँ। काफ़ी सारी शानदार यादें हैं एनडीटीवी में, अब दोस्तों के बीच सुनने सुनाने के काम आएंगी। आज के दिन किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मुश्किल हो रहा है, तब जब आपके पेशेवर जीवन में अनेक लोगों का हाथ हो, कैसे एक का नाम ले सकते हैं। मैं जानता हूं कि पूर्व सहयोगी, मौजूदा सहयोगी सब मुझ में अपना हिस्सा देखते हैं, और वो सही भी है। मुझे सभी से कुछ ना कुछ मिला है। मैं सबका ही आभारी हूं। इसलिए एक का जिक्र कर बाकी को छोड़कर आप न्याय नहीं कर सकते, खासकर ऐसे दिन। वैसे भी इस वक्त तो हर चेहरा ही अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि सबने मेरे अनुभवों को, मेरे जीवन को समृद्ध किया है। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूँ। अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से एनडीटीवी की बात करूँगा, लोगों के बारे में और एनडीटीवी के बारे में, डॉक्टर रॉय, राधिका रॉय के बारे में भी। मैं कई लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था। बहुत सी बातें तो मुझे आज ही पता चली। हैरानी हुई कि हर किसी के पास एनडीटीवी का एक अलग ही किस्सा है। वाकई उन 27 वर्षों के बारे में ठहर कर और संभल कर बात करने की ज़रूरत है। एनडीटीवी ने एक चीज़ सिखाई कि टीवी में और टीवी का एक ही मतलब होता है, टीम। एंकरों के स्टार बनाए जाने के बाद यह धारणा टूट गई, मगर आज भी टीवी के बुनियाद में यही है कि जितनी अच्छी टीम होगी उतना अच्छा काम होगा। अभी इस बात को यहीं रहने देता हूँ, कभी किसी और वक्त के लिए, तब जब आप भावुक ना हों, तब जब मैं भावुक ना हूँ कि एनडीटीवी छूट रहा है। अगस्त 1996 में एनडीटीवी से औपचारिक रूप से जुड़ा था। अगस्त 1996 में ट्रांसलेटर के रूप में, अनुवादक के रूप में। लेकिन उसके पहले कई महीनों तक मैं यहाँ चिट्ठियाँ छांटता रहा। बोरे में चिट्ठियाँ आती थीं और मेरे पास रख दी जाती थीं। तब दर्शक पोस्ट बॉक्स में चिट्ठियाँ भेजा करते थे। देश भर से दर्शक अपने हाथों से अलग अलग कार्यक्रमों के एंकरों को लिखा करते थे। इन्हें पढ़ते हुए मैंने टीवी के कार्यक्रमों के आसपास दर्शकों को बनता देख रहा था। मेरा काम था उनकी बारीक नज़र से लिखी गई चिट्ठियों पर रिपोर्ट बनाना और एंकरों या कार्यक्रम के प्रोड्यूसर को सौंप देना। दिहाड़ी का काम था, उसी के हिसाब से मजदूरी मिलती थी, पैसे मिलते थे। मेरी ज़िंदगी में यह काम आज भी जारी है। आज भी आप मुझे सैकड़ों की संख्या में मैसेज लिखते हैं, हाथ से लिखी चिट्ठियां भी आती हैं, बहुत अच्छी लिखावट में।
मैं ज़्यादातर मैसेज पढ़ता भी हूँ और सभी के नहीं तो बहुतों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कई बार तो अपनी निराशा भी आपसे साझा कर देता हूँ। मैं आपके बीच आकर अपने मन का भाव नहीं छिपाता, क्योंकि मैं आपके बीच बताने के लिए आता हूँ। अगर खुद को ही छिपाने लगा तो वो पूरा बताना नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि कई हजार दर्शकों के पास मेरे लिखे हुए जवाब होंगे। उंगलियों में दर्द रहने के कारण इन दिनों जवाब देना कम कर दिया है। तो एक तरह से जिन चिट्ठियों से एनडीटीवी में मेरी शुरुआत होती है, उनका आना जाना आज भी जारी है, आज तक जारी था। वो काम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इतने सारे सुझावों, जवाबों, अपेक्षाओं, शिकायतों और डांट के बीच सोना, जागना और जीना मुझे आपके हवाले करता चला गया। मैं खुद के पास तो रहा ही नहीं, आपके बीच गया तो घर ही नहीं लौटा। शायद अब कुछ वक्त मिलेगा खुद के साथ रहने का। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है। मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान ज़रूर नज़र आ रहा है। तो खैर, उसके बाद अनुवादक बना और कई पत्रकारों की रिपोर्ट का अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करता रहा। इसके बाद मैं रिपोर्टर बन गया और फिर मेरी दैनिक रिपोर्ट की अलग यात्रा शुरू होती है। रवीश की रिपोर्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो इस तरह से ये एनडीटीवी में ही संभव हुआ कि एक चिट्ठी छांटने वाला इसके एक चैनल का ग्रुप एडिटर समूह संपादक बनता है और आज उसे छोड़ रहा है, इस्तीफा दे रहा है। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ पीछे खड़ी हैं इस एक पत्रकार के पीछे। तो स्वाभाविक है कि ये नौबत आनी थी, इसका अंदाज़ा मुझे पहले भी था। लेकिन जिस दिन आता है उस दिन अच्छा तो नहीं लगता है। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जब भी मेरे बारे में मूल्यांकन करें, इस बात की सहानुभूति मुझसे ना रखें कि मैं चिट्ठी छांटता था। मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि अचानक चाय बेचने की बात करने लग गया। उतर रहा हूँ जहाज़ से, बात कर रहा हूँ चाय बेचने की। सहानुभूति के लिए या फिर अपने संघर्ष को महान बताने के लिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इस देश में हर किसी का संघर्ष ही पहाड़ चढ़ने के जैसा है। आप एम्स के बाहर मरीज जो खड़े हैं, उनके परिजन जो खड़े हैं, उनसे मिल लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि उनकी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं और आपका दुख कितना कम है, छोटा है। लेकिन आज के दिन मैं आप सभी के बीच दर्शकों की बात करना चाहता हूं। इस दौर में कुर्सी पर बैठे किरदारों को टूटते हुए देखा, सबने देखा। संस्थाओं को भस्म होते देखा, आपने देखा। नफरती तूफान में लोगों को भटकते देखा। मगर मैंने इसी दौर में एक नई संस्था भी बनते देखी है। वह संस्था है जनता की संस्था, दर्शकों की संस्था। दर्शक ही अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। आप दर्शकों की संख्या भले कम है, मगर आप दर्शकों ने मिलकर जर्जर किए जा रहे इस लोकतंत्र में जनता नाम की संस्था का पौधा सूखने से बचा लिया। एनडीटीवी में मुझे जब भी अवसर मिला मैंने जान लगा दी। मैंने कभी उन अवसरों को अपने लिए नहीं देखा, बल्कि यही सोचा कि ये अवसर मुझे आप दर्शकों के लिए मिला है, इसलिए उन सभी अवसरों को आप दर्शकों की कहानियों से भरता चला गया और मैं आप दर्शकों का होता चला गया। आपका दावा मुझ पर बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ। आप मुझ पर बहुत दावा रखते हैं। मेरे आसपास आप दर्शकों की वजह से एक न्यूज़ रूम बन गया था, पब्लिक न्यूज़ रूम, जो दफ्तर के भीतर नहीं, आपके घरों में था, आपके दिमाग में था। दुनिया भर में फैले कितने दर्शकों ने आगे आकर मेरी मदद की है। आपने कभी मुझसे पैसे भी नहीं मांगे, कभी एहसान तक नहीं जताया। विदेशों में मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड किया, रिसर्च किया। मेरा हर कार्यक्रम किसी न किसी दर्शक के सहयोग का उदाहरण है। आप दर्शकों ने मेरी जानकारियों को दुरुस्त किया है, गलती की है तो डांटा भी है और काफ़ी कुछ उसमें जोड़ भी दिया है। कई सारे एक्सपर्ट, कई सारे छात्र, कई सारे प्रवासी भारतीय, स्थानीय भारतीय दर्शक बनने के साथ साथ मेरा साथ दे रहे थे और पत्रकार भी बन रहे थे और इस पेशे के एक छोटे से द्वीप को बचा रहे थे। इस प्रक्रिया को बिखरते देखना, दर्शकों के बनने की प्रक्रिया को बिखरते देखना और फिर से बनते देखना बहुत सुखद अनुभव रहा। आप दर्शकों में से कईयों ने मेरे लिए
अलग अलग भाषाओं से अनुवाद तक कर दिया। संसाधनों की हमेशा मेरे पास कमी रही, मगर आप सभी ने मिलकर पूरी कर दी, सिर्फ इसलिए कि प्राइम टाइम में जो भी जाए ठीक से जाए। वो मेरा नहीं, आपका प्राइम टाइम था। कभी खराब शो कर दिया तो आपने अपनी निराशा बताने में कोई संकोच नहीं की। आप वाकई लाजवाब हैं। दर्शक ही मेरे नियमित संपादक हैं, निरंतर संपादक हैं आप दर्शक मेरे। मैं अक्सर कहता हूं कि एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है। आपके जैसे दर्शकों के होने में ही किसी रवीश कुमार का होना है। आप हर मौसम में बरसात बनकर आ जाते हैं, सूखते पेड़ों को हरा करने आ जाते हैं। आज आपकी बदौलत यूट्यूब पर, ट्विटर पर कितने ही पत्रकार खड़े हो गए। आप उन सभी के पीछे खड़े हैं। आज कई वेबसाइट हैं जिन्हें आप सब्सक्रिप्शन के बहाने आर्थिक मदद देते हैं। जब लोकतंत्र में एक भी संस्था नजर नहीं आ रही थी, अदालतें कमजोर नजर आ रही थी, आ रही हैं, आप दर्शक नजर आ रहे थे। आज के दौर में आप ही पत्रकारिता के सबसे बड़े संस्थान हैं। पत्रकारिता अब संस्थानों में नहीं बची है, आप जैसे दर्शकों के बीच बची हुई है, जिनकी मदद से आज पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। यही आपका इस वक्त में सबसे बड़ा योगदान है। हो सकता है कि कोई जनता की आवाज को पूरी तरह कुचल दे, उसकी आवाज पर धार्मिक नफरतों की आंधी धूल को भर दे, ढक दे, लोकतंत्र को मिटा दे, मगर आप दर्शकों का होना हौसला देता है कि लोकतंत्र भले खत्म हो जाए, मगर उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे दर्शक अपनी जवाबदेही को, जिम्मेदारियों को बहुत खूब समझते हैं। इस मुश्किल वक्त में आपने एक पत्रकार पर भरोसा किया, उसे कितना प्यार दिया। कई बुजुर्ग माओं ने मेरे बाल सहला दिए, गाल छू लिए, तो किसी ने मेरे गमले में गुलाब के फूल लगा दिए, किसी ने चने का सत्तू भेज दिया कि मेरी सेहत ना खराब हो, किसी ने शहद भेज दी, किसी ने धूप में खड़े देखा तो सर पर गमछा तान दिया और छाता खोल दिया, किसी ने जेब में कलम रख दी, महंगी कलम। आज के दिन मैं एनडीटीवी से ज़्यादा आप दर्शकों को याद करना चाहता हूँ। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। मुझे आप दर्शकों पर नाज है। कई बार लगता है कि मैं संस्था का कम, आप दर्शकों का प्रतिनिधि ज़्यादा हूँ। मुझे काम करने की आज़ादी मिली संस्था में, निर्बाध आज़ादी, और उस आज़ादी को मैंने हमेशा संभाल कर रखा, क्योंकि आपकी तेज नज़र मुझ पर थी। खुद को काफ़ी संभाला कि कुछ गलती ना आ जाए, कुछ मुझसे चूक ना हो और मुझ में अहंकार ना आ जाए और बदले में आज़ादी चली जाए। मेरे आगे दुनिया बदलती रही, मगर टेस्ट मैच के खिलाड़ी की तरह पिच पर टिका रहा। पर अब किसी ने मैच ही ख़त्म कर दिया है, उसे T20 में बदल दिया है। जनता को चवन्नी समझने वाले जगत सेठ हर देश में हैं, इस देश में भी हैं। अगर वो दावा करें कि आप तक सही सूचनाएं पहुंचाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि डॉलर अपनी जेब में रखकर आपकी जेब में चवन्नी डालना चाहते हैं। पत्रकार एक खबर लिख दे तो जगत सेठ मुकदमा कर देते हैं और फिर सत्संग में आकर प्रवचन भी देते हैं कि वे पत्रकारिता का भला चाहते हैं। आप दर्शक इतना तो अपना भला समझते होंगे। इसलिए आज मैं अपने संस्थान से ज़्यादा आप दर्शकों को याद करना चाहता हूं। मुझे हमेशा लगता था कि हिंदी का पत्रकार छत क्यों नहीं छुपाता है। ऐसा क्यों है? हिंदी पत्रकारिता के कई श्रेष्ठ संपादकों, पत्रकारों के कार्यों पर निगाह रहती थी। उनकी गहराई हैरान करती थी। फिर भी लगता था कि उनकी बात जमाने तक ठीक से नहीं पहुंची, पेशे के भीतर उन्हें उनकी जगह नहीं दी गई। पत्रकारिता का मतलब अंग्रेजी का पत्रकार होना हो गया। इसके कुछ ठोस कारण भी हैं, उनमें विस्तार से जाने का समय नहीं है, लेकिन तब भी हिंदी के जुझारू पत्रकार आसमान क्यों नहीं छू सकते हैं, यह बात कचोटती रही। इन सब बातों ने मेरे व्यवहार में काफ़ी बदलाव कर दिए। भाषा को संयमित किया, मर्यादित किया, ताकि हिंदी का प्रभाव कम ना हो। बहुत सजगता से अपना काम इस तरह से किया कि लोगों को, देश के किसी भी हिस्से के लोगों को मेरी हिंदी से प्यार हो जाए। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, भोजपुरी है। भोजपुरी गांव है मेरे लिए। हिंदी मेरे लिए भाषा का वो शहर है, पहला शहर, जहां मैं गांव से
शहर आया था, लेकिन मुझे भारत के हर राज्य के दर्शकों से प्यार मिला है। हिंदी प्रदेशों की कुंठित राजनीति ने हिंदी को हथियार बना दिया। इससे हुआ कुछ नहीं, हिंदी को लेकर कुंठाएं ही बढ़ती चली गईं, किसी का भला नहीं हुआ। मैं उन सभी गैर हिंदी भाषी पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्वानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी हिंदी को समृद्ध किया, जिन्होंने मेरे लिखे हुए का अपनी भाषा में अनुवाद किया और अपनी भाषा में लिखी हुई जानकारियों का मेरे लिए अनुवाद कर दिया मुफ्त में। कई बार लगता था कि अलग अलग डिब्बे जुड़ते जा रहे हैं और रेल बनती जा रही है। उर्दू, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, बंगाली, मराठी भाषा के पत्रकारों ने कितना कुछ जोड़ा है। यह बात कहीं हिंदी बनाम अंग्रेजी की तरफ ना मुड़ जाए, इसलिए कहना जरूरी है कि अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले विद्वानों और पत्रकारों ने मेरी खुलकर मदद की है, मेरे साथ बराबरी का व्यवहार किया। जो नहीं कर सके, ऐसे हैं, उनका क्या हिसाब करना, उनका क्या रोना, मगर जो बराबरी के साथ पेश आते रहे, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। उन सभी ने अपना श्रेष्ठ मुझसे साझा किया, किताबें दी, अवसर बताए, मेरे लेख का अनुवाद तक कर दिया, ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया। मेरे जीवन में इतिहास के मेरे शिक्षकों का बहुत योगदान है। मेरे शिक्षक मेरी जान है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे जरिए मेरे पीछे खड़े अनगिनत लोगों के बारे में जानें, उन्हें भी देखें। और दोस्तों को कौन भूल सकता है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, कम मिले लेकिन मिले। आप जनता के बीच जाने के तमाम अवसर मेरे लिए बहुत खास हैं। तमाम आंदोलनों को कवर करने गया, आपके बीच जाते ही जो चीज़ खास नज़र आती थी वो है एक पत्रकार के प्रति आपका विश्वास, आपकी समझ। आप लोगों से मैं घिर जाता था। आपके भीतर कितना कुछ बहने लग जाता था, जिसे एक राज्य को सुनना चाहिए, जिसे सुनाने के लिए पत्रकार से अच्छा कोई जरिया नहीं। मुझे आपके बीच आकर हमेशा लगा कि आप सरकार को कैसे देखते हैं, और मैं उस नजर से सरकार को देखने लगा। इसी का भरोसा है कि आपकी सक्रियता में ही भारत का लोकतंत्र धड़कता है। शाहीन बाग और किसान आंदोलन की जिद में मुझे सूरज की रोशनी दिखाई देती है। आपको जनता बनते हुए देखा है। मेरा विश्वास गहरा होता चला है कि तंत्र भले खत्म हो जाए, लेकिन जनता के बीच जन बचा हुआ है। एक दिन यही जन आज से बेहतर तंत्र बना लेगा। आज कुछ लोगों को यकीन हो गया है कि सारा तंत्र उनके कब्जे में है। अब जन का कोई मोल नहीं। मीडिया को खत्म कर विपक्ष और जनता को खत्म किया जा चुका है। ऐसा सही भी है, मगर यही शाश्वत नहीं है। एक ना एक दिन जब लोग अपनी नफरतों से जर्जर हो जाएंगे, उनकी नफरतें उनके शरीर से दरकने लग जाएंगी, तब उन्हें किसी नई जमीन की तलाश होगी, किसी पत्रकार की याद आएगी। नफरत की गुलामी से बाहर आने का रास्ता आप ही बनाएंगे, आपको ही बनाना है। एनडीटीवी में मैंने लिखना, बोलना सीखा, दिखना सीखा, अच्छे कपड़े पहनना सीखा, टाई पहननी सीखी। बस केवल डांस नहीं आया, क्योंकि काम से वक्त ही नहीं मिला। आप सीख लीजिएगा। आज के दिन मैं अपनी महिला सहयोगियों को खास तौर से याद करना चाहता हूँ। काम के प्रति ईमानदारी, टिक कर काम करना और पेशे की नैतिकता की समझ मुझे अपनी महिला सहयोगियों से मिली है, और मैंने उनसे चुरा भी ली है। उनसे मेरी सामाजिक और नैतिक समझ बहुत बेहतर हुई। मेरी इस यात्रा में बहुत सी समझदार औरतें और लड़कियों के अनुभव शामिल हैं। मेरी जीवन साथी का भी, मेरी बेटियों का भी, मेरे सास ससुर ने बहुत साथ दिया ताकि मैं बाहर जाकर रिपोर्ट कर सकूं। मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरे परिवार के सदस्यों ने भी ठठेरे की तरह सब ने पीट पीट कर पीतल से बर्तन बना दिया। यह मैं इसलिए भी रेखांकित कर रहा हूँ कि पत्रकारिता के पेशे में मर्द ही नहीं, मर्दवादियों का कब्जा है। उनकी आक्रामकता के बीच कई बार दम घुटता था। इतनी आक्रामकता के बीच आप रचनात्मक हो ही नहीं सकते, संवेदनशीलता आ ही नहीं सकती। इस पेशे में तमाम महिला सहयोगियों ने मुझे मर्दों की आक्रामकता से बचा लिया। अगर आप इस पेशे में आ रहे हैं, विद्यार्थी हैं,
तो हमेशा अपनी महिला सहयोगियों के साथ सलीके से पेश आइए, उनकी काबिलियत को स्वीकार कीजिए, तारीफ कीजिए। प्राइम टाइम के वक्त अक्सर कहा करता था, मुझे काम करने दो, 9 तो 9 बजे ही बजते हैं। सुबह उठते ही मेरे दिमाग में रात के 9 बजने लग जाते थे। मैं टाइप करने लग जाता था, रोज़ 5000, 6000, 7000 शब्दों की टाइपिंग। अब शायद 9 ना बजे, प्राइम टाइम ना हो। मुझे पता नहीं है कि अब 9 बजे क्या करूँगा। मुझे टीवी से बहुत प्यार है, इस माध्यम से दिल लग गया था, शायद इसी वजह से दिल टूट रहा है। वो लाल माइक याद आता रहेगा, अब वो लाल माइक नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि आप दर्शकों की आदतों में मैं शामिल हो गया हूँ। आप काफ़ी तकलीफ़ में थे कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं प्राइम टाइम क्यों नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगा कि चुपचाप किनारे हो जाना चाहिए। धीरे धीरे मेरे नहीं होने की आदत आपको डाल देनी चाहिए। इसलिए कई दिनों से प्राइम टाइम नहीं कर रहा था, ताकि आप मुझे कुछ भूल सकें। मगर आप हैं, मानते ही नहीं हैं। हर रात 9 बजे के बाद मैसेज करने लग जाते हैं कि कहाँ हो, बीमार तो नहीं हो, सब ठीक तो है, एनडीटीवी में क्या चल रहा है, आप अच्छे हैं। तो भारत का मीडिया स्पेस बदल चुका है। उन हज़ारों युवाओं की सोचिए जो पढ़ाई पत्रकारिता की कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, मगर उन्हें काम दलाली का करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अब कोई सांस्थानिक जगह नहीं बची है। इसी के बीच जो आने वाले पत्रकार हैं, जो इस वक्त पत्रकार हैं, सभी को जूझना है। कोई घुट रहा है तो कोई इस पेशे को छोड़ रहा है। कई लोग कहते हैं कि नौकरी की मजबूरी के अलावा पत्रकार बनने की कोई दूसरी शर्त नजर नहीं आती, कोई उत्साह नहीं है। यहां तो जस्टिस तक कह रहे हैं कि जमानत देने पर जजों को टारगेट किए जाने का डर लगता है। जब जज को ही डर लगता है, तब फिर इस दौर में यह बोलना भी गुनाह है कि मुझे डर नहीं लगता है। एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। इसलिए बोला कीजिए कि हमें डर नहीं लगता है। आप उस देश के नागरिक हैं जिसने नंगे पांव ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने पर झुका दिया। कोई कारण नहीं कि मैं आप पर भरोसा ना करूं कि एक दिन आप गोदी मीडिया की इस गुलामी से बाहर आएंगे। आप हमेशा इस गुलामी में नहीं रह सकते। इसकी गुलामी से आपको लड़ना ही पड़ेगा। यह सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई के बिना आप दुनिया में सर उठाकर नहीं चल सकते। आपकी यही पहचान होगी कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम हैं। इसके खतरे की गंभीरता को समझिए। कानून की आड़ में अब अधिकार कुचले जा रहे हैं, अभिव्यक्तियों को रौंदा जा रहा है, ताकि सारे अवैध काम वैध नजर आए। इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं, निश्चित हैं तो सिर्फ हौसला है। उसका भी क्या भरोसा, कभी आसमान में होता है, कभी पाताल में। एक YouTube चैनल बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल, और फेसबुक पेज भी है रवीश का पेज। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं YouTube पर ही नज़र आऊँगा, एनडीटीवी इंडिया पर नहीं। किसी संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं, फ्रीलांस और आज़ाद जीवन की अलग। लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।